जम्मू कश्मीर के मेडर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1947 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए हर युद्ध में इस भूमि जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने भारत की रक्षा की है। 1990 के दशक में जब आतंकवाद ने प्रवेश किया, फारूक अब्दुल्ला से सौजन्य से ये मेरे पहाड़ी गुज्जर और बकराल भाई ही थे जिन्होंने सीमाओं पर बहादुरी से गोलियों का सामना किया। पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां यही पहाड़ियों की 1947 से आज तक किसी ने रक्षा की है तो मेरे पहाड़ी गुर्जर बकरवाल भाइयों ने की है। पूरा देश ये वादियों में रहने वाले देशभक्त गुर्जर पहाड़ी भाइयों पर फख्र करता है, नाज करता है, सलाम करता है। 47 के बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान का सिपाही बनकर यहां के बासिंदों ने भारत की रक्षा की है। जब 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला साहब की मेहरबानी से आतंकवाद आया, दहशतगर्दी आई, तब भी सीनों पे गोलियां मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों ने झेली है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई के जुहू बीच पर एक विशाल समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। एकनाथ शिंदे ने मुंबई के जुहू बीच पर सफाई अभियान के साथ ट्रैक्टर का भी लुत्फ उठाया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन अब हम अभियान के नतीजे देख रहे हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु से जुड़े खतरों को खत्म करने के लिए ऐसे अभियानों की जरूरत है। परिवर्तन आदि हमने गहन सफाई अभियान शुरू किया है और मुंबई को साफ किया है। अब सवाल उठाया प्रधानमंत्री जिस प्रकार से करते हैं। नहीं, देखिए, जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू हुआ तभी विपक्ष ने कई आरोप लगाए, लेकिन आज हम उसका नतीजा जो है, परिणाम 10 साल के बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि भविष्य में पर्यावरण, एनवायरमेंट ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए आज समय है, हमें खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अभी तापमान का दिन नहीं, बर्निंग का युग शुरू हुआ है और इसलिए इसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें जो है, ये जो खतरा है उसे हमें दूर करने के लिए ये ऐसे अभियान की जरूरत है, पेड़ लगाने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो संकल्प अभियान जो शुरू किया है, उसमें भी सभी लोगों ने शामिल होना चाहिए। जहां शहरों में, सभी हमारे महाराष्ट्र में लाखों पेड़ लगाने के निर्देश जैसे ही दिए, जैसे महापालिका और नगर पालिकाओं में, ग्राम पंचायत में, सभी जगह पे लाखों पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ है और इसलिए हर एक इंसान है, हर एक नागरिक है, ये हमारा कर्तव्य है कि पेड़ लगाओ और ये पर्यावरण को बचाओ। सर, क्या हम ये देख सकते हैं जिस प्रकार से जुहू बीच पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, क्या विधानसभा में भी इसी तरह सरकार स्वच्छता अभियान चलेगी?
वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेगा बीच क्लीनिंग अभियान के दौरान कहा कि पूरी दुनिया में बीच क्लीनिंग के लिए जागरूकता कैंपेन चलाया जाता है। हमने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का कार्यक्रम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मिशन लाइफ का नारा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की है। पूरी दुनिया में इस सितंबर माह में एक बीच क्लीनिंग के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलता है। हमारे देश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक हमने सेवा और स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिया है। हम सब ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीजों का इस्तेमाल तो करना जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते हुए हम उसकी स्वच्छता के पक्ष को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में मिशन लाइफ का नारा दिया है। वास्तव में मिशन लाइफ का अर्थ है कि धरती से जो कुछ हम लेते हैं वो स्वच्छ लेते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में जो कुछ लौटाते हैं वो कचरे के रूप में लौटाते हैं। धरती हमको स्वच्छ वायु देती है, लेकिन हम वायु को खराब करते हैं। धरती हमको स्वच्छ पानी देती है, लेकिन हम पानी का प्रदूषण करते हैं। धरती हमको इतना सुंदर बीज देती है, लेकिन हम अपने कार्यों से, अपनी उपयोगिता से उसको हमेशा खराब करते हैं। और इसलिए मिशन लाइफ में हमने देश के युवाओं को 7 आइडिया देने को कहा है। पहला, सेव एनर्जी। दूसरा, सेव वाटर। तीसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो सॉलिड वेस्ट को कम कर सके। चौथा, सेव जो है ई वेस्ट का डिस्पोजल करना। पांचवा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। और उसके बाद जो छठा एक और महत्वपूर्ण विषय है, बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। और सातवां, सेव फूड ऑल्सो। हम कितना फूड जो है वो वेस्ट करते हैं, इसकी शपथ तो यहां दिलाई जाएगी ही। इसके साथ ही साथ इस साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी कोई चीज आती है वे भाजपा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है? मुझे तो लगता है कि ये खुद पाकिस्तानी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जहां तक सुनिए, जहां तक सुनिए, जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं। गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है? हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है। 370 यहां की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो डरता था
कि पंजाब के लोग आएंगे, वो कब्जा कर लेंगे जम्मू पे, इनकी डोगरी जबान खत्म हो जाएगी, इनका सब मिट जाएगा। वही पर 370 में आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही यहां की नौकरी होनी चाहिए, ये जमीन इन्हीं की होनी चाहिए, इसमें यही मालिक है। ये 370 में था। मगर अफसोस इस बात का है, ये कहते हैं ना, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार हरियाणा पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आपके समर्थन के बिना नहीं बनने वाली। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी को इतने सीटें मिल रही हैं, आने वाले समय में हमने हिसाब लगाया है कि इतनी सीटें आ रही हैं कि आपके समर्थन के बिना यह सरकार नहीं बनने की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यमुनानगर के जगाधरी में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा कि आदर्श पाल हैं, आपके साथ रहते हैं, सुख दुर्द उनके साथ रहते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जगाधरी के मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूं, मैं ठीक हूं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा, झूठा फर्जी केस करके। सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव 2 बार स्थगित कर दिया है। जब उन्होंने जानकारी मिली कि शिवसेना चुनाव जीतेगी, सरकार डर गई और मुंबई विश्वविद्यालय की सीनेट चुनाव स्थगित कर दिए गए। उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव, मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव नहीं हो रहे हैं। में जानना चाहेंगे मुंबई सेनेट जो देखिए, यहाँ एक डरपोक सरकार बैठी है। सेनेट का इलेक्शन 2 बार आगे ढकल दिया। अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन है, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी हो गई। हमारे कार्यकर्ता जो शिवसेना के, युवा सेना के हैं, ये सेनेट का निवडणूक जीतने जा रहे हैं। सभी सीटें 100% विजय हमारा है। ये खबर आने के बाद ये सरकार डरी है। शिंदे की सरकार डरपोक, उसने पूरा चुनाव का खेल ही खत्म कर दिया। ये दूसरी बार हुआ। एक तो अपने में खुद में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ये मुंबई यूनिवर्सिटी है, देश की और विश्व की सबसे एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। वहाँ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन जो होता है सीनेट में, वो इम्पोर्टेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी को एक दिशा दर्शक होता है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। लेकिन वाइस चांसलर के ऊपर दबाव लाकर ये आपने सीनेट का इलेक्शन रद्द किया, क्योंकि आपको हारने का डर है। नरेंद्र मोदी जी उनके नेता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं।
लेकिन हमारा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आप नहीं ले सकते, 3 साल हो गए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 7.5 करोड़ ईपीएफओ के लाभार्थी हैं और 77 लाख पेंशनर हैं जो लेबर इंडस्ट्री में काम कर ईपीएफओ कटवाते हैं, तो उससे उन्हें जरूरी वक्त में सहूलियत मिलती है। ईपीएफओ से जोड़ने वाले नए युवाओं के लिए इस बजट में ईएलआई यानी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम लाई गई है। नए युवा जो ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं उन्हें सरकार की ओर से वन सैलरी यानी कि 15,000 रुपए उसके खाते में उसको मिल जाएंगे। इसके लिए और बाकी विषयों के लिए आज हैदराबाद ईपीएफओ ऑफिस में विस्तृत चर्चा हुई है। देश में 7.5 करोड़ ईपीएफओ के लाभार्थी है और 77 लाख पेंशनर है जो लेबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपना ईपीएफओ कटवाते हैं और ये ईपीएफओ से उसको पेंशन भी मिलता है और उसकी बचत होती है। उसमें से जब आवश्यकता होती है तब बेटे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जब घर में कोई बीमारी हो, इस सब के लिए उसको पैसा भी मिलता है। ऐसी स्थिति में उसको सरलता रहे, ईपीएफओ में उसका कामकाज विशेष सरल बने और जो नए ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं इससे यंग एम्प्लॉयर्स को उसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके, उसके लिए इस बजट में ईएलआई यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव योजना स्कीम डिक्लेयर करा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, नए यूथ जो ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं उसको सरकार की ओर से। वहीं पुणे ट्रक हादसे पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल कहते हैं कि सड़क नगर निगम या राज्य सरकार की नहीं थी, ये एक निजी परिसर था जहां लगभग 100 साल पहले एक कुआं था। बाद में कुएं को ढक दिया गया था, एक भारी वाहन वहां गया और कुएं में गिर गया। विपक्ष इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर टिप्पणी कर रहा है। मुझे लगता है कि पुणे शहर की छवि खराब करने की बार बार कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के काल में पुणे में ऐसा हो रहा था। मुझे लगता है कि पुणे का, हमारे पुणे शहर की जो नाम खराब करने का, बदनामी करने का मुझे लगता है कि बार बार प्रयास किया जा रहा है। ये गलत है। वास्तव अलग था और जो दिखाया गया वो अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ। वास्तव में वो कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई भी वो रोड नहीं था जिसपे ये घटना घटी है। लेकिन अन्ना जो भी घटना हुई है उसकी जांच और स्ट्रक्चरल ऑडिट वगैरह तो जरूरी है ना? बिल्कुल करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये पुराना हमारे सिटी का कोर एरिया है। वहाँ पे पुराने जो हमारे मकान थे उसमें से हर 1, 2, 4 मकान के बाद एक कुआं रहता था। तो वो 100 साल पहले का है, देखना पड़ेगा उसका। बिल्कुल उसकी जांच भी करेंगे। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बहुत भ्रम है, जैसे हमें एक नया प्रतीक दिया गया था उसी तरह जब तक कोई स्पष्टता नहीं है तब तक उन्हें एक नया प्रतीक जो है वो दिया जाना चाहिए। वहीं कथित तौर पर अधिक काम के कारण एवाई कर्मचारी की मौत पर एनसीपी सांसद सुप्रिया ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है और ये सब कैसे हुआ इसकी गहन जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। डिमांड ऐसी है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। जिस तरह हमें एक नया चिन्ह दिया गया है उस तरह से ही ये कंफ्यूजन कम करने के लिए जब तक क्लैरिटी नहीं आए उनको भी एक नया सिंबल दिया जाए। हमें तुतारी बजाने वाला जो आदमी सवाल उठाया है, राइट टू डिस्कनेक्ट वाला भी आपका बिल था ही। ईवाई की जो घटना हुई है पुणे से जुड़ी हुई है, क्या कह रहे हैं आप उसमें? ये बहुत दुख की घटना है। हुई कैसे ये, इस पे पूरी चिंता होनी चाहिए और इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने सरकार से भी बात की है और हमारी सबकी कोशिश है कि हर नागरिक का मान सम्मान होना ही चाहिए और किसी पे भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ हम सब ने समाज मिलकर लड़ना चाहिए।
हर चीज में राजनीति लाना गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र पक्ष घर वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से बिहार के हर जिले और प्रखंड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जनसुराज की सरकार बनने के बाद 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोका जा सकता है। जनता के बीच बढ़ रहे इस सवाल पर कि आखिर किस फॉर्मूले से 1 साल में पलायन रोका जाएगा, प्रशांत किशोर ने इसे स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां बिहार में नौकरियों के झूठे सपने दिखा रही हैं। कोई 5 लाख नौकरियों देने की बात करता है तो कोई 10 लाख की, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 23 लाख है, जो बिहार की जनसंख्या के 2% से भी कम है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख। मतलब 1.97% 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को ना सरकारी नौकरी है ना आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं, कोई नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहां पर लोगों के पास रोजगार है, जहां लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहां भी चलिए वहां पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए, वहां पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहां सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता, आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रोकेगा। जनसुराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।